हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की सीरीज़ में हम आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति देखेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का पहले हम थियरी पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो भी रिलेटेड MCQs पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। ये इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 1856 से, जब सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह की ज्वालामुखी फूट पड़ी। एंग्लो इंडियंस इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिनसे दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट ने सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा के वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ, जो पूर्व में अवध के नाम से जाना जाता था, में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में
5 जून 1857 को नाना साहब नाना दो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या तोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में फॉरेस्ट ऑफ पारो में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टन में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद अयोध्या में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी तथा पश्चिमी भारत में अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसरॉय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह सिपॉय म्यूटनी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आए। उनके पास किसी भी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय
तंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तथा भावी समाज तथा अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सन हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू सियासतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्रता के रूप में वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा था। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानून सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पिल की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसका नाम था पील आयोग, का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय तथा धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। तो ये था हमारा थियरी पार्ट। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैलाई गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह।
मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये हुई थी बैरकपुर में। अगला प्रश्न था मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे बैरकपुर से। मंगल पांडे किस में सिपाही थे, तो ये थे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक सिपाही थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये दिया था बख्त खां को। अगला है क्वेश्चन 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये लिखा था W.H. रसेल ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट ने सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, तो ये था कमल और रोटी। अगला प्रश्न 1897 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो ये था दिल्ली को। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।